वेलकम टू मोनिका ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं +1 अकाउंट्स का 3rd चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। स्टूडेंट्स, आपके लिए नई चीज़ें हैं बिल्कुल ही, बट आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा, और नहीं भी अगर आ रहा तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको धीरे धीरे और आ जाएगा। शुरू में कई बार कुछ नई चीज़ें जो होती हैं थोड़ी सी कई बार टफ़ लगने लग जाती है, हमारे पर साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट भी हो जाता है कि लोग कह देते हैं ये टफ़ है, इसको ऐसे नहीं होगा, या हमारे मन में डाउट होता है कि हमने आज तक जो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है वो बड़ा टफ़ होगा। तो उन सबको दूर करते हुए आप अपनी चीज़ों को लेकर चलिए, अच्छे उत्साह के साथ इसको पढ़िए। सिद्धांत क्या चीज़ है? लेखांकन के सिद्धांत हम पहले बात कर चुके हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स क्या चीज़ है, अकाउंटिंग क्या चीज़ है हमारी, कि जो भी बिज़नेस में ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको लिखना, उनको रिकॉर्ड करना, उनको क्लासीफाइंग करना, उनको समराइजिंग करना, और उनकी बेसिस पर उनको इंटरप्रेट करते हुए उनके रिजल्ट्स तैयार करना, ये हमारी अकाउंटिंग होती है। लेकिन जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो उस वक्त हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ हमें रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे क्या है कि हर कोई ये चाहता है कि जो भी उसकी स्टेटमेंट बने, कल को जो यूज़र्स हैं उसको अच्छे से यूज़ कर सकें, वो रिलायबल हो, वो कंपैरेबल भी होनी चाहिए। ठीक है ना? तो दोनों चीज़ें उनको लगती हैं कि रिलायबल भी होनी चाहिए और कंपैरेबल भी होनी चाहिए। तो लेकिन कंपैरिज़न किस चीज़ में होता है? कंपैरिज़न हमेशा आप अपने बराबरी वालों से करोगे, है कि नहीं है? अब देखिए, आपके मार्क्स कितने आते हैं, आपका रिज़ल्ट आपका कंपेयर किया जाता है। आप 10th का बोर्ड का रिज़ल्ट देते हैं और आपका रिज़ल्ट आपको कहा जाए कि 9th का एक बच्चा उसके 70% आए हैं, आपके 60% आए हैं, तो क्या ये जायज़ है कि आपके हम रिज़ल्ट का कंपैरिज़न किससे कर रहे हैं? 9th क्लास के स्टूडेंट से। 9th क्लास के स्टूडेंट से 10th क्लास के बच्चे का कैसे हो सकता है? कंपैरिज़न बराबर वालों में होगा। बराबरी किस में है? 10th में है, तो 10th वाले से आप कर सकते हैं। अब ऐसे ही अगर हम +1 में हैं तो +1 में एक बच्चे के पास आर्ट्स है, एक बच्चे के पास कॉमर्स है, एक बच्चे के पास साइंस है। तो क्या हम एक कॉमर्स के बच्चे का आर्ट्स वाले बच्चे के साथ कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो दोनों अलग हैं, उनका सब्जेक्ट अलग है, उनकी चीज़ें अलग हैं, उनका एक लेवल का फ़र्क हो जाता है। आप साइंस वाले बच्चे को कॉमर्स वालों से कंपैरिजन करोगे, कहीं ना कहीं एक साइंस वाला बच्चा हायर लेवल का हो गया और हायर लेवल का हो गया। साइकोलॉजिकली चीज़ें सेट होती हैं कि थोड़ा टफ भी पड़ जाती हैं, कि कंपैरेटिवली, कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि भाई थोड़ा सा कहीं ना कहीं साइंस जो है वो एक काफ़ी टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, उसमें काफ़ी अच्छी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और फिर कॉमर्स आती है, उसमें उसके कंपैरेटिवली थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ रही है। आर्ट्स के बारे में बात करें तो हम ये मान के चलते हैं कि उसमें उसके कंपैरेटिवली थोड़ी और कम मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि सभी सब्जेक्ट की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन कहाँ होगा? एक कॉमर्स के बच्चे का कॉमर्स के साथ, आर्ट्स का आर्ट्स के साथ, और साइंस का साइंस के साथ। तो कंपैरिजन हमेशा बराबर में होता है। तो अब यहाँ पर भी अगर हम अपनी स्टेटमेंट को कंपेयर करना चाहते हैं तो हमारे को रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। एक जनरल गाइडलाइंस हमें, जो पॉलिसीज़ हैं वो हमें ऐसी होनी चाहिए कि जो सभी ने की है, तभी हम दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं भी हाँ हमारा क्या है क्या नहीं है। तो ये जो जनरल गाइडलाइंस हैं, जो सब कुछ है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? सिद्धांत, जिन्हें आप कन्वेंशंस भी कह देते हैं। ये जो रूल है ना, ये इन्हें गैप भी कहते हैं, जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये हो जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इनके कई नाम हैं। जैसे आप इनको अजम्पशंस भी बोल देते हैं, इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस लेते हो ना, कन्वेंशंस भी बोल देते हो, कंसेप्ट बोल देते हो, डॉक्ट्राइन बोल देते हो, पोस्टुलेट्स बोल देते हो, कुछ भी बोल दो, नाम बहुत सारे हैं, मतलब एक ही है। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज़ अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड सेकेंड इज़ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ऑलमोस्ट बात है एक सी होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम कंसेप्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब आप कंसेप्ट करेंगे आपको कुछ समझ में आने लगेगा, तो आपको उस आइटम से रिलेटेड डिफरेंस भी पता चलने लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, व्यवसाय की चालू स्थिति की अवधारणा।
हम क्या मान के चलते हैं? आप जो बिज़नेस के प्रॉफिट्स निकालते हो, कुछ भी निकालते हो, क्या ये मान के चलते हो कि 1 साल में हमने निकाल लिया तो बिज़नेस बंद हो जाएगा या 2 साल बाद हमारा बिज़नेस बंद हो जाएगा? नहीं। हम अपने बिज़नेस के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हम क्या सोच के चलते हैं, बिज़नेस तो लॉन्ग रन तक चलता ही चला जाएगा, बहुत लॉन्ग रन तक चलता चला जाएगा। तो हम मानते ही नहीं हैं कि वो बंद होगा, हम ये मान के चलते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक ये चलने वाला है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी फ़िक्स्ड एसेट्स हैं, उनकी हम वैल्यूएशन, जो हम अपनी एक अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं एंड में, अभी तो आपको उसका नहीं पता है, अभी तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन धीरे-धीरे जैसे मैंने आपको बताया कि करोगे ना तो धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा। तो जो हमारी फ़िक्स्ड एसेट्स होती हैं, फ़िक्स्ड एसेट्स हमारी जैसे जिनको आप एकदम से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो आपके प्रोडक्शन वगैरह में हेल्प करती हैं, लाइक लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो इनका जो है आप ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हो, हर साल आप इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। याद है मैंने आपको डेप्रिसिएशन बताया था क्या होता है? डेप्रिसिएशन कि जैसे जिसको आप धीरे धीरे यूज़ करने से, कोई भी चीज़ है टाइम के साथ यूज़ करने से उसके वैल्यू में कमी आ जाती है, तो वो क्या है हमारा डेप्रिसिएशन। जैसे आपके घर पे अगर गाड़ी है, कार है ना, जितने में आपने परचेज़ करी और बाद में आप उसकी वैल्यू देखते हो, चाहे आप खड़ी रखोगे तो भी अगले साल उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, चलाओगे तो उसकी और भी कम हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे उस चीज़ में घिसावट आ जाती है। ठीक है सॉरी। तो पहली हमारी अवधारणा क्या थी? व्यवसाय की चालू स्थिति की अवधारणा। हम मान के चलते हैं कि जो बिज़नेस है वो लॉन्ग रन तक चलता चला जाएगा, ये हमारी है। इनमें आपको ये चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं आगे, उनमें भी ये चीज़ें हमारी मायने रखती हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होती है कि हर साल एक ही जैसा मेथड आपको अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि आप उनको आराम से कंपैरिजन कर सको। अब देखो, आप लोग अभी 10th पास आउट करके आ रहे हो, है ना, अभी आपका रिज़ल्ट भी नहीं आया। मेरिट कितने परसेंट पे होती है? 75% पे। अब आपको आपके बारे में कर दें हम 80% कर दें, पिछले साल बच्चा जो है 75% पे मेरिट लेके आया था, अब आपके आए 77% मार्क्स, लेकिन हमारा क्राइटेरिया कितना है मेरिट का? 80%। तो क्या आपकी मेरिट बनी? नहीं बनी। नहीं बनी ना मेरिट। क्यों नहीं बनी? क्योंकि आपके तो 80% नहीं है ना। अब हमने कहा कि देखो पिछले साल ये जो बच्चा था, इसके तो मेरिट थी, अब आप मेरिट भी नहीं लेकर आ पाए, और उसके कितने थे पिछली बार? 75%। तो क्या हमारा ये कहना जायज़ होगा? आप क्या बोलोगे? इसके तो 75% थे, इसकी 75% पे मेरिट मान ली, और मेरे तो नंबर भी ज़्यादा हैं, 77 हैं, और मेरी मेरिट नहीं मान रहे। तो ये कौन सा तरीका हुआ? ये तो उन्होंने गलत कर दिया बोर्ड ने कि भाई 80% दे दिए और अब हमारी बारी में 80 कर दिए, पिछली बार 75 थे। तो आप 2 लोगों में कंपैरिजन नहीं कर पाए ना। तो वो जो रूल है कि 75% का रूल है, तो वो 75% का ही चलेगा, अगर है ना, एक जैसे अगर आप हर साल यूज़ करोगे, फिर उसके बाद आप कंपैरिजन करने वाले बनते हो। तो वहाँ पे अगर 75% सालों से चला आ रहा है, तो ये क्या है? हमारी कंसिस्टेंसी, एक रूपता चली आ रही है। तो इससे हमारे क्या होते हैं कि हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। लाइकवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट में भी ऐसा होता है, मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, तो उनको भी आपका क्या करना होता है कि धीरे धीरे आप टाइम के साथ साथ जो है ना, उसमें वही चीज़ें आप यूज़ करते हो, तो धीरे धीरे उनमें एक रूपता बनी रहती है और आप उनसे रिज़ल्ट जो है वो अच्छे निकाल सकते हो। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा आता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, आप जब भी सामान खरीदते हैं, क्या ऑप्शन होती है आपके पास? या तो आप पैसे नकद में दे दें, नकद में देने को क्या बोलते हैं? कैश दे दिया। या फिर आप क्या कर सकते हैं? आप उधार में माल ले सकते हैं। आपने माल के पैसे अभी नहीं दिए, आपके पास थे नहीं, व्हाटएवर, आप कहते हैं कि थोड़े टाइम बाद दे दोगे, तो वो हो गया उधार, हो गया, है ना। तो जो उधार हो गया वो एक किस्म से यहाँ पे हम उसको अभी बात करते हैं उसकी। तो अब एक बात बताओ कि आपकी 1 साल की हमने लगानी है कि आपने 1 साल में कितनी सेल करी है,
अब कुछ लोग आपसे नकद ले गए, कुछ आपसे उधार ले गए, तो क्या आप सिर्फ नकद वाले काम काउंट करोगे? आप सेल नहीं मानोगे उसको? मानोगे ना, क्योंकि आपने सेल तो कर दी, पैसा ही नहीं आया। तो ये हमारा क्या है, उपार्जन आधार, कि नकदी पे नहीं भी है लेकिन उस साल से रिलेटेड है, तो वो हमारा क्या है, उपार्जन आधार। भाई हम जिस टाइम जो चीज़ सेल कर रहे हैं उसमें हम ये ध्यान नहीं रखते कि अब जितना हमारे को पैसा मिला या नहीं मिला, हमें कोई मैटर नहीं करता, हमारी हो गई तो इसका मतलब हमने वो चीज़ काउंट कर ली। इसी तरीके से अगर हमने कोई खर्चे किए हैं, खर्च हमारे हो गए, उसका पेमेंट अभी हमने किया या नहीं किया, लेकिन खर्चे उस चीज़ से रिलेटेड है ना, तो वो भी हमारा किसका पार्ट है, इसी अक्रूवल। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को बताएगा आगे कि अक्रूवल में क्या है कि आपने उसी साल के जो भी है उधार है, नकद है, उसको लिया और फिर आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या करा, उससे रिलेटेड जिस टाइम पीरियड से रिलेटेड वो खर्चे थे, चाहे वो कैश में पेमेंट नहीं भी हुए हैं, उस टाइम पीरियड से रिलेटेड खर्चों को आप दिखा रहे हो, तो इसलिए उसको हम मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कह देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पता है क्या होता है, कई बार ऐसा ये कॉन्सेप्ट है कि जो बच्चा एमकॉम भी कर लेता है ना, इंटरव्यू आगे लिया जाता है उससे, वहाँ उससे कुछ पूछा जाता है, तो कई बार वो क्या होता है, वो इस कॉन्सेप्ट को बता ही नहीं पाता। रीज़न हम क्या करते हैं, हम बड़ी बड़ी क्लासेस में चले चलते हैं लेकिन हम अपने बेसिक्स ही भुला देते हैं। अरे जब आपको बेसिक ही नहीं आएगा तो आप आगे कैसे करोगे? आपको अल्फ़ाबेट्स नहीं आएंगे तो आप इंग्लिश लिखना कैसे सीखोगे? आपको 1 2 3 नहीं लिखना आएगा तो आप सम्स कैसे करोगे? काउंटिंग कर पाओगे? नहीं ना। तो वो चीज़ हो जाती है। तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें ज़रूरी नहीं होता कि आपको ये पूरे पूरे पैराज, एक मेन जो उनका क्रक्स होता है ना, वो करना होता है आपको, कि मेन वो क्या चीज़ कह रहा है, आपको वो ध्यान देनी है। तो बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, वो कहता है कि जो बिज़नेस है हमारा वो, और बिज़नेसमैन कौन है, जिसने बिज़नेस में पैसा लगाया है, जो व्यापार कर रहा है, ये दोनों अलग अलग हैं, इकट्ठे नहीं हैं, एक जैसे नहीं है। बिज़नेस अलग है और बिज़नेसमैन अलग है। तो इसी कारण वो क्या करता है कि इसके कारण जो आदमी, ध्यान है मैंने अभी पीछे आपको करवाया था अकाउंटिंग टर्म्स में कैपिटल थी। कैपिटल मैंने क्या बताया था आपको, कि जो पैसा व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है ना, वो हमारी क्या होती है, कैपिटल। और उस दिन भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। अब बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया तो वो बिजनेस के लिए क्या है, दायित्व है, कल को उसने वो पैसा बिजनेसमैन को लौटाना है। समझ आई? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, कई बार ये इंटरव्यूज़ तक में पूछ ली जाती है कि आप कैपिटल को लायबिलिटी क्यों मानते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि एमकॉम करने के बाद स्टूडेंट से पूछा गया, इवन देन वो बच्चा नहीं बता पाया, क्यों? क्योंकि उसके बेसिक्स वीक थे। हम आगे आगे चलते चले जाते हैं, पिछला छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में बैठ जाने चाहिए, और हैं भी इंटरेस्टिंग से और आसान भी हैं, कोई इसमें अलग चीज़ें नहीं हैं, आप बार बार घूम घूम के वही चीज़ें पढ़ोगे। अगला है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमने उसकी फीचर्स में क्या पढ़ा था, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को, उन्हीं इवेंट्स को लिखते हैं जिन्हें हमने मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं या जिन्हें हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। कोई भी इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो इवेंट, लेकिन अगर वो मनी में नहीं हो सकता, मेज़र नहीं हो सकता, मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो आप उसको अकाउंट्स में नहीं दिखाओगे। जैसे कि अगर एक आपका मैनेजर बहुत अच्छा है, उसका बोलने चालने का ढंग, उसका मैनेजमेंट करना बहुत अच्छा है, इस कारण वो झगड़े सुलझा लेता है, उसने आपकी स्ट्राइक भी ख़त्म कर दी है, तो कितनी बड़ी बात है, आपको बहुत फ़ायदा हुआ उस चीज़ से, लेकिन क्योंकि आप उसको मनी में मेज़र नहीं कर पा रहे ना, तो आप उसको नहीं दिखाओगे। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये ज़रूर पता होना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो क्या है, वो 12 मंथ्स का एक पीरियड है हमारा।
12 महीने। अब आपका एक साल है मान लीजिए, तो आप ये कहेंगे कि मैं 12 महीने बोल रही हूँ तो मैं इसको एक साल भी कह सकती हूँ ना। लेकिन नहीं, मैं इसको साल नहीं कह रही, मैं एक पीरियड बोल रही हूँ उसको। आपका जो साल है, 2 हमारे साल होते हैं। एक हमारा होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर हमारा क्या है? कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और कहाँ पे ख़त्म होता है? 31 दिसंबर को। यहीं ख़त्म होता है ना हमारा। 12 महीने का पीरियड होता है, कैलेंडर बने होते हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो? 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर पर ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं हमारे अकाउंटिंग पीरियड की। हम अपने अकाउंट्स जो हैं वो इस हिसाब से मेंटेन नहीं करते। पीरियड हमारा वो भी 12 महीने का होता है, लेकिन उसमें क्या चीज़ है, वो हमारा कब स्टार्ट होता है? वो हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल आ गई। 1 अप्रैल से लेकर मार्च 31 ऑफ द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इस साल की तो मार्च निकल गई, तभी तो अप्रैल आया ना। तो मतलब अगर मैं बात करूं कि हमने 19-20 में खाते बनाए, तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर, है ना, और तो साल कहाँ तक ख़त्म हुआ? मार्च 31, 2020 तक। समझ आ गया? 12 महीने का पीरियड है, स्टार्टिंग विद 1 अप्रैल एंड कंप्लीटेड ऑन मार्च 31 ऑफ द नेक्स्ट ईयर। चाहे वो 2019-20 है, 17-18 है, 15-16 है, कोई भी साल क्यों ना हो, यही होता है। हाँ, सिर्फ अगर एक बिज़नेस आपका मीनवाइल शुरू हुआ है तो उसके लिए जो ये आपका टाइम पीरियड है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, या आपका बिज़नेस क्लोज़ हो गया है तो भी उस केस में आपका उस साल के लिए पीरियड जो है वो कम हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ये 12 महीने का ही एक हमारा पीरियड रहता है। नेक्स्ट आती है हमारी कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अभी हमने बताया कि हम फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, है ना, उन्हें कॉस्ट पे दिखाते हैं। तो हम अपना ये मान के चलते हैं बिज़नेस हमारा लंबे टाइम तक चलता रहेगा, तो हम जो गुड्स हैं, जो अपनी एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनको हम उसी प्राइस पे दिखाते हैं जिस पे हमने उन्हें ख़रीदा था, और हर साल हम उसमें से अपना डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं। क्योंकि आज के दिन हम कोई चीज़ खरीदते हैं उस साल के लिए, तो वो उसकी क्या बोलेंगे, उसको कॉस्ट है। लेकिन जब धीरे धीरे कई साल बीत जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ऐतिहासिक लागत है, पिछले सालों में ऐसी लागत थी, तो हमारी फिर वो बात हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।